चलिए, आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेकंड नंबर है रूपांतरण, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो खोज है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। इन्होंने, है ना, न्यूमोकोकस न्यूमोनिया और डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो, मतलब जो अलग अलग प्रभेद थे, मतलब S3 प्रभेद और R2 प्रभेद जो थे, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रिया है इसी में इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और इसके बारे में विस्तृत में समझाया था। चलिए देखते हैं इसमें। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रिया है इसकी खोज इन्होंने किया था, या इसका जो पता है उनकी इन्होंने लगाया था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में लगाया था। तो कौन से बैक्टीरिया में इसका पता किया था, तो न्यूमोकोकस न्यूमोनी एंड डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इन दोनों जो वायरसेस थे इनमें क्या किया था, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की जो खोज है उसको किया था। ठीक है। तो इसमें इन्होंने न्यूमोकोकस न्यूमोनिया फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनी के जो दो अलग अलग प्रभेद थे, है ना। तो पहला प्रभेद को कहा जाता है वेरुलेंट स्ट्रेंड, या फिर इसी को कहा जाता है S3 स्ट्रेंड। ठीक है। तो वेरुलेंट जो स्ट्रेंड होते हैं, इस बैक्टीरिया के चारों ओर कैप्सूल पाया जाता है। जिस प्रकार से हमने पहले बताया था कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो रोग कारक होते हैं, वो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने, है ना, बैक्टीरिया सीडो न्यूमोकोकस न्यूमोनिया और डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया थे, इनमें आने वाले जो दो प्रभेद थे, है ना, वेरुलेंट स्ट्रेंड और नॉन वेरुलेंट स्ट्रेंड, तो दोनों में ही इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया की खोज की थी। तो जो वेरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं ये कैप्सुलेटेड होते हैं, जैसे पहले ही हमने बता चुका है कि जो बैक्टीरियल वाल के चारों ओर, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वाल के चारों ओर क्या होता है, औपंक का जमा हो जाता है, जो कि सुदृढ़ हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहते हैं। तो ये जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरिया को बाह्य विपरीत परिस्थितियों से बचाने में क्या करता है, सहायता करता है, इसकी हेल्प करता है। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं कैप्सुलेटेड होते हैं और ये रोग कारक होते हैं, मतलब ये रोग को उत्पन्न कर सकते हैं, न्यूमोनिटिस कॉज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं, इसके बैक्टीरियल वाल के चारों ओर औपंक का बना हुआ, है ना, जो कैप्सूल है वो नहीं पाया जाता है, जिस कारण से नॉन वेरुलेंट होता है, जिसको R2 के द्वारा R2 स्ट्रेंड भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था यहाँ पर, उनका प्रयोग है। तो सबसे पहले जो S3 जो बैक्टीरिया है, जो वेरुलेंट बैक्टीरिया है, जो कि कैप्सुलेटेड है, इनका कल्चर किया गया, है ना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा इनका क्या किया गया, कल्चर किया गया, और कल्चर करके इसको माइस में इंजेक्ट कर दिया गया। कहाँ इंजेक्ट कर दिया गया, माइस में इंजेक्ट कर दिया गया। और कुछ समय पश्चात ये देखा गया कि माइस जो है वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो बाद में इसमें पता लगाया कि चूहों की मृत्यु क्यों हुई, या फिर चूहे की मृत्यु क्यों हुई। तो यहाँ पर इसका विच्छेदन करके, चूहों का विच्छेदन करके देखा गया कि, है ना, चूहे में S3 बैक्टीरिया रिकवर्ड हुए थे। ठीक है, वहां पर पाए गए थे। ठीक है, S3 बैक्टीरिया वहां पर पाए गए थे, और S3 बैक्टीरिया के पाए जाने के कारण, उनके संक्रमण के कारण क्या हुआ था, चूहों में न्यूमोनिया डिसीज हो गया था, जिसके कारण जो चूहे हैं वो मृत हो गए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से चूहे की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात आगे इन्होंने और प्रयोग किया कि जो नॉन वेरुलेंट या फिर R2 बैक्टीरिया थे, ठीक है, नॉन वेरुलेंट R2 बैक्टीरिया या फिर अनकैप्सुलेटेड, है ना, नॉन कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया थे, इनका भी जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे इन्होंने कल्चर किया। और कल्चर करने के पश्चात इसको इन्होंने क्या कर दिया, माइस में इंजेक्ट कर दिया। माइस में इंजेक्ट कर दिया तो आगे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, या फिर रिजल्ट दिखा कि यहाँ पर, है ना, जो बैक्टीरिया जो चूहे होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ये मृत नहीं होते, मतलब मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूमोनिया डिसीज है वो कॉज नहीं होता है, जिसके कारण जो चूहे हैं वो जीवित रहते हैं। ठीक है। और इन बैक्टीरिया, इस जो चूहे हैं, यहाँ पर इन चूहों में देखा गया कि जो S3 बैक्टीरिया है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ जो बैक्टीरिया है वो नहीं पाए जाते हैं, S3 जो बैक्टीरिया है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया होने के कारण चूहे में निमोनिया डिसीज कॉज नहीं होता है, जिसके कारण चूहे जीवित होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग को पुनः दोहराया, और जो वेरुलेंट बैक्टीरिया थे, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, जो S3 बैक्टीरिया थे, है ना, उसको इन्होंने क्या किया, ताप उपचार किया। इसका क्या किया इन्होंने, ताप उपचार किया, यानी कि इसको हीट किल किया, मतलब फ्लेम के द्वारा गर्म करके, है ना, जो बैक्टीरिया के जो लक्षण है उसको क्या कर दिया इन्होंने, समाप्त कर दिया, इसको हीट किल किया। और आफ्टर हीट किल इन्होंने जो
जो कल्चर था, जो बैक्टीरियल कल्चर था, इसको इन्होंने माइस में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो माइस में इंजेक्ट करने के पश्चात, चूंकि ये वेरुलेंट बैक्टीरिया थे, इसके पश्चात भी क्योंकि ये हिट किल हो चुके थे, ठीक है, तो इसके पश्चात चूहों में प्रतिक्रिया देखी गई कि ये मृत नहीं होते हैं, ठीक है, ये जीवित रहते हैं। और यहाँ पर भी S3 बैक्टीरिया रिकवर्ड नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, चूहे क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। क्योंकि हीट किल करने के कारण, है ना, जो वेरुलेंट बैक्टीरिया है वो नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है, जिसके कारण से जो चूहे हैं वो मृत नहीं होते हैं, जीवित रहते हैं। और यहाँ पर S3 बैक्टीरिया रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, इन्होंने क्या किया कि हीट किल, है ना, वेरुलेंट बैक्टीरिया, हीट किल वेरुलेंट बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है इसको क्या किया इन्होंने, हीट किल किया। तो हीट किल वेरुलेंट बैक्टीरिया और जो R2 बैक्टीरिया थे, इन्होंने दोनों को एक साथ माइस में इंजेक्ट किया और इन्होंने रिजल्ट पाया कि जो चूहे होते हैं वो मृत हो जाते हैं। और उनकी मृत्यु होने का कारण क्या था, न्यूमोनिया डिसीज, ठीक है। जबकि S3 बैक्टीरिया को, है ना, हीट किल कर दिया गया था, जिसके कारण अब न्यूमोनिया डिसीज कॉज नहीं होना था। लेकिन फिर भी दोनों को एक साथ इंजेक्ट करने के पश्चात देखा गया कि चूहे में न्यूमोनिया डिसीज कॉज हो जाता है, और जिसके कारण चूहे जो है वो मृत हो जाते हैं, ठीक है। और इन चूहों का विच्छेदन करके ये देखा गया कि यहाँ, है ना, जो S3 बैक्टीरिया है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो हम देखे जाते हैं वो चूहों में पाए गए, जिसके कारण क्या हुआ, जो बैक्टीरिया के कारण न्यूमोनिया डिसीज कॉज हो गया और चूहे मृत हो गए, ठीक है। जबकि पहले प्रयोग में ये देखा गया था कि हीट किल करने के पश्चात जो वेरुलेंट बैक्टीरिया है वो नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया में चेंज हो जाते हैं, चूहे जिंदा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों को इंजेक्ट करने के पश्चात ये देखा गया कि चूहे मृत हो जाते हैं। तो इस प्रयोग से, है ना, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वेरुलेंट बैक्टीरिया से कोई तो ऐसा पदार्थ है जो कि नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया में जाकर के नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया को वेरुलेंट बैक्टीरिया के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण चूहे में न्यूमोनिया डिसीज कॉज होता है, ठीक है, और चूहे क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये निष्कर्ष निकाला फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इसके पश्चात इन्होंने क्या निकाला, आगे क्या निष्कर्ष दिया इन्होंने, तो इन्होंने निष्कर्ष दिया कि वेरुलेंट बैक्टीरिया से नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया की ओर ट्रांसफर होने वाला वह पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, डीएनए होता है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का खंड होता है ना। तो वेरुलेंट बैक्टीरिया से डीएनए का खंड जो है वो नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया में चला जाता है, और जिसके कारण जो नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया है वो वेरुलेंट स्ट्रेन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, कैप्सुलेटेड हो जाता है वो बैक्टीरिया, है ना, वो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड हो जाता है नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया, और इसमें भी रोग को उत्पन्न करने की जो क्षमता है वह आ जाती है, ठीक है। और चूहे में क्या होता है, न्यूमोनिया डिसीज, जिसके कारण जो चूहे मृत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड नंबर है पारक्रमण या जीन वहन, इसको कहा जाता है पारक्रमण या जीन वहन कहा जाता है, ठीक है। इसी को ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ट्रांसडक्शन की जो खोज है वो जिंडर एवं लेडरबर्ग ने 1952 में किया था, जिंडर एवं लेडरबर्ग ने, ठीक है, जिंडर एवं लेडरबर्ग ने 1952 में, ठीक है, 1952 1952 में जिंडर एवं लेडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नामक जो बैक्टीरिया था उसमें इन्होंने खोज किया था, ठीक है, किसमें, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में चलिए तो इसमें देखते हैं। तो इस प्रकार के जो ट्रांसडक्शन होता है बैक्टीरिया में, जो ट्रांसडक्शन होता है वो सिर्फ इसको वेक्टर की आवश्यकता होती है, मध्यस्थता करने वाले, है ना, जो मध्यस्थ है इसकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर मध्यस्थता कौन करता है, तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जो होता है वो ट्रांसडक्शन की क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। ट्रांसडक्शन या फिर जो जीन वहन होता है इसमें मतलब वेक्टर के रूप में कौन कार्य करता है, तो बैक्टीरियोफेज यहाँ पर वेक्टर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए की जो स्थानांतरण है वो किसके माध्यम से होता है, तो वो बैक्टीरियोफेग के माध्यम से होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेग के माध्यम से जो जीन वहन की क्रिया है वो यहाँ पर। अब देखते हैं पारक्रमण की क्रियाविधि या फिर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो एक वायरस है ना, एक वायरल पार्टिकल है जो कि क्या है, बैक्टीरियोफेग है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेग
जो है वो बैक्टीरिया पर क्या करता है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम पर ये सबसे पहले इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन के दो चरण होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या होता है, एड्सॉर्प्शन, और सेकंड नंबर क्या होता है, पेनेट्रेशन, ठीक है। तो जैसे ही ये है ना, जैसे ही ये साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के है ना जो सेल वाल है उस पर जाकर के ये चिपक जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। इसके पश्चात इसके बेसल प्लेट पर पाए जाने वाले जो पिन्स होते हैं, ये बैक्टीरियल वाल को क्या कर देते हैं, छिद्र यहाँ पर क्या बना देते हैं, छिद्र बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पेनिट्रेशन कहते हैं। इसके पश्चात है ना क्या होता है कि जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं उसका जो डीएनए है ना, जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, चला जाता है। अब जैसे जैसे ही ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, यहाँ से देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर चला आया वायरल डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये दो प्रकार से फिर कार्य करने लगता है, ठीक है। ये दो प्रकार से कार्य करने लगता है, एक तो इस प्रकार से और ये एक इस प्रकार से कार्य ये करने लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए में प्रवेश करता है, तो ये बैक्टीरियल डीएनए को क्या कर देता है, बहुत सारे खंडों में तोड़ देता है, और अपने समान है ना, जो वायरल डीएनए होता है वो अपने समान बहुत सारे प्रतिकृतियों का क्या करने लगता है, निर्माण करने लगता है, बहुत सारी प्रतिकृतियों का निर्माण करने लगता है, और अपने चारों ओर प्रोटीन के संश्लेषण के द्वारा अपने चारों ओर ये कैप्सिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही कैप्सिड का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारे बैक्टीरियोफेग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि बैक्टीरियल वाल का लाइसिस होता है, ठीक है। बैक्टीरियल वाल लाइस्ड हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और जो बैक्टीरियोफेग होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेग क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो साइकिल होता है बैक्टीरियोफेग के जीन वहन का, इसको जीन वहन का, बैक्टीरिया में जीन वहन का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाइटिक साइकिल। लेकिन जो सेकंड नंबर का इधर जो साइकिल हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बैक्टीरिया जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए में आने के पश्चात वो बैक्टीरियल डीएनए को खंडों में नहीं तोड़ता है ना, बल्कि इसके अलावा क्या करता है, ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ जाता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, और बैक्टीरियल डीएनए के कार्य करने की भांति ही वो कार्य करने लगता है, ऐसे ही कार्य करने लगता है जैसे वो बैक्टीरिया का डीएनए हो, ठीक है। तो इस अवस्था को कहा जाता है प्रोफेज, ठीक है। इस अवस्था को क्या कहेंगे, प्रोफेज कहेंगे। कौन सी अवस्था को, जब बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और बैक्टीरिया के डीएनए के भांति ही वो कार्य करने लगते हैं, तो इस है ना वायरल डीएनए युक्त बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं, ठीक है। मतलब इस अवस्था को प्रोफेज कहते हैं। और प्रोफेज युक्त बैक्टीरिया को, ठीक है, प्रोफेज युक्त जो बैक्टीरिया होगा जिसमें प्रोफेज जिसमें प्रोफेज होगा, ठीक है, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्रोफेज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइसोजेन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लाइसोजेन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो साइकिल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है, इसको लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो प्रोफेज वाला बैक्टीरिया होता है ये पुनः लाइटिक साइकिल में प्रवेश करता है, ठीक है। ये लाइटिक साइकिल में प्रवेश करता है, और लाइटिक साइकिल में जैसे ही ये प्रवेश करता है कि इसका जो डीएनए के जो बहुत सारे खंडों में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, और लाइटिक साइकिल की भांति ही आगे जो कार्य होता है, और एक बैक्टीरियोफेग के बहुत सारे बैक्टीरियोफेग का क्या होता है यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। अब इसके बाद देखते हैं ये जो ट्रांसडक्शन होता है ये लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल में होता है। अब इसके पश्चात देखते हैं कि जो लाइसोजेनिक साइकिल है ना, लाइसोजेन हम लोग किसको कहते हैं, तो प्रोफेज युक्त बैक्टीरिया को लाइसोजेन कहते हैं, ठीक है। तो जो लाइसोजेन युक्त जो बैक्टीरिया जो लाइसोजेन बैक्टीरिया होते हैं, है ना, लाइसोजेनिक जो साइकिल होते हैं वो दो प्रकार से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और सेकंड नंबर है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो इसमें फर्स्ट नंबर देखेंगे हम लोग जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि वायरल जो डीएनए होता है, ठीक है वो बैक्टीरियल डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये लाइसोजेन है, लाइसोजेन जो बैक्टीरिया है ना, वो आगे चल करके क्या होता है कि ये बैक्टीरियल डीएनए को, जो वायरल डीएनए है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, और यहाँ पर है ना बैक्टीरियोफेग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा बैक्टीरियोफेग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरियोफेग के जो हेड में पाया जाने वाला है ना जो डीएनए होता है वो वायरल डीएनए होता है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल वायरस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे प्रकार के यहाँ पर बैक्टीरियोफेग बनते हैं जिसमें वायरल डीएनए मतलब पाया तो जाता है, साथ ही साथ वायरस विथ बैक्टीरियल डीएनए, मतलब
मतलब जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया का भी डीएनए वहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। तो ये सामान्यीकृत क्या है, ट्रांसडक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं विशिष्टीकृत पारगमन, है ना, पारक्रमण। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर ये लाइसोजेन है। ठीक है, तो लाइसोजेन जो इस जनरलाइज और ट्रांसडक्शन है। ठीक है, यहाँ से जो बैक्टीरिया बना हुआ है, जिसमें बैक्टीरिया का सॉरी जो वायरस बना हुआ है वहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया का भी डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पुनः क्या करता है, बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये आक्रमण करता है तो वायरल डीएनए जो होता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और फिर से किसका निर्माण करता है, ये लाइसोजेनिक बैक्टीरियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियम है, इसका जो वायरल डीएनए है, तो वायरल डीएनए में या फिर वायरस में पाया जाने वाला जो डीएनए है वो वायरल डीएनए के साथ साथ वहां पर, है ना, क्या प्रेजेंट है, वहां पर बैक्टीरियल डीएनए भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बैक्टीरियल डीएनए है वो पुनः किस में आ जाता है, बैक्टीरिया में आ जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफेग होते हैं उनका क्या है, असेंबली बन जाता है। ठीक है, सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, और सेल लाइसिस के पश्चात ये जो बैक्टीरियोफेग हैं वो क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है, जीन का वहन होता है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया का जो है वो संख्या में वृद्धि तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस कारण से इसको हम लोग इस कारण से इसको हम लोग क्या नहीं कहते हैं, रिप्रोडक्शन तो नहीं कहते हैं, लेकिन इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर जीन वहन कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके पश्चात हम लोग देखते हैं जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। ठीक है, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो कुछ जो जीवाणु होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं, कुछ जो जीवाणु होते हैं क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो चलिए लाभदायक जीवाणुओं के बारे में बात करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, किसके क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है ना। तो इसमें किसके लिए उपयोग करेंगे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। सेकेंड नंबर है नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरियाज होते हैं ये भी ठीक है, मृत जीवों को सड़ाने के लिए। ठीक है, डेयरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, दही से मक्खन बनाने में, पनीर बनाने में, सिरका उद्योग में, है ना, रेशम की रेटिंग करने में। ठीक है, तंबाकू एवं चाय उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। ठीक है, तो औषधियों के उपयोग में, ठीक है, प्रतिजैविकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, विटामिन के उत्पादन में इसका जो है उपयोग है वो किया जाता है। साथ ही साथ एंजाइम के जो उत्पादन है इसमें भी इसका क्या होता है, रोल होता है। जैसे कि इसके पश्चात देखते हैं हानिकारक बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में। तो ये रोग कारक होते हैं जो कि जंतुओं में, मनुष्य में और पौधों में क्या करते हैं, डिसेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मनुष्य में होने वाले रोग हैं तो इसके नाम कौन कौन से हैं, तो इसमें देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके इसी के पश्चात सेकंड नंबर है प्लेग जो कि पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया नामक जो डिसीज है वो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण, इसके संक्रमण के कारण होता है। टाइफाइड है जो कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। उसी प्रकार से जो कॉलेरा होता है, कॉलेरा है ना, जो कि विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। निमोनिया डिसीज डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण ये डिसीज कॉज होता है। उसी प्रकार से फूड पॉइजनिंग जो कि क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम नामक बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, ये कॉज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से लेप्रोसी जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण क्या होता है, कॉज होता है। इसके बाद है टिटेनस। ठीक है, टिटेनस जो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण ये क्या होता है, जो टिटेनस है वो डिसीज कॉज होता है। इसके पश्चात सिफिलिस हो गया जो कि ट्रेपोनिमा पैलिडोम नामक जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण कॉज होता है। इसके बाद है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस जो होता है वो निशेरिया मेनिंजाइट जाइटिस नामक जो बैक्टीरिया है इसके कारण ये डिसीज कॉज होता है। और ये सभी के सभी जो डिसीज हैं वो मनुष्यों में होते हैं। ठीक है, मनुष्य में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जानवरों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, पालतू पशुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि भेड़ का एंथ्रेक्स डिसीज। ठीक है, भेड़ का एंथ्रेक्स डिसीज ये होता है बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण, बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण ये डिसीज कॉज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जानवरों का काला पैर रोग जो कि क्लास्ट्रीडियम चूही के कारण ये कॉज होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पौधों में होने वाली बीमारियां। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण पौधों में होने वाली बीमारियों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर है सिट्रस कैंकर,
सिट्रस कैंकर, ठीक है, ऑफ लेमन, ठीक है, लेमन में सिट्रस कैंकर डिसीज ये कॉज करता है जो कि जेंथोमोनास ट्री के कारण होता है। इसके बाद है ना ब्लाइट ऑफ राइस जो कि जेंथोमोनास ओराइजी के कारण कॉज होता है, ठीक है। इसके बाद है पोटैटो विल्ट जो कि स्यूडोमोनास सोलेनेरिसीरम के कारण ये कॉज होता है। इसके बाद है बीन ब्लाइट, ठीक है, बीन ब्लाइट होता है, तो बीन्स में ये ब्लाइट डिसीज कॉज करता है जो कि जेंथोमोनास फिजियोली के कारण ये कॉज होता है। उसके बाद है कॉटन का ब्लैक आर्म डिसीज जो कि जेंथोमोनास मालवे सीरम के कारण ये कॉज होता है। उसके बाद है पोटैटो स्कैब, ठीक है, तो पोटैटो में स्कैब डिसीज कॉज करता है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस के कारण ये कॉज होता है, ठीक है। उसी के पश्चात है आगे देखते हैं कि ये विनाइट्रीकरण जो बैक्टीरिया होते हैं वो विनाइट्रीकरण भी कर देते हैं, है ना, डीनाइट्रिफिकेशन भी कर देते हैं, यानी कि मृदा में उपस्थित जो यौगिक के रूप में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उसको ये आणविक नाइट्रोजन के रूप में बदल देता है। उसके बाद भोजन को विषाक्त करना भी इसका एक है ना प्रमुख लक्षण होता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया का जो है वो कंप्लीट होता है।